डियर स्टूडेंट्स, आज हम जहाँ पिछले टॉपिक में हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था और इल्तुतमिश की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की थी, आज हम देखेंगे कि उसकी प्रशासनिक उपलब्धियाँ किस प्रकार से रही। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त करने का प्रयास किया। खलीफा इस्लाम धर्म में सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था और मैंने आपको सल्तनत और सुल्तान के बारे में जब बताया तब भी ये बताया था कि सुल्तान है वो स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि मानता था। इसलिए कई सुल्तान है वो धार्मिक रूप से उलेमा वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के लिए भी खलीफा से मान्यता प्राप्त किया करते थे। तो ऐसा ही प्रयास इल्तुतमिश के द्वारा भी किया गया और उसने 1229 में एग्जैक्ट डेट है 18 फरवरी 1229 ईस्वी में उसे एक खलीफा के द्वारा मान्यता मिल गई और खलीफा से स्वीकृति पत्र है वो दिल्ली लाया गया और इस प्रकार से वह एक कानूनी रूप से एक वैध तरीके से वह दिल्ली सल्तनत का शासक बना, सिंहासन पर बैठा। इल्तुतमिश ने शासन प्रबंध किस प्रकार से किया, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इल्तुतमिश की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो एकता प्रणाली की स्थापना है। इससे पहले भारत में जो व्यवस्था थी वो विकेंद्रित व्यवस्था थी और उस विकेंद्रीकृत व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था वो था सामंत और इस पूरी व्यवस्था को सामंतवाद कहा जाता था। लेकिन इल्तुतमिश ने इसमें मौलिक परिवर्तन किया और इस प्रणाली का जो प्रमुख उद्देश्य बताया वो यही बताया कि सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करना है। क्योंकि सामंत है वो अधिकतर भारतीय थे और अब जब नई सत्ता स्थापित हो रही है तो अपने विश्वसनीय लोगों को शासन में भागीदारी देने के लिए उसने एकता प्रणाली लागू की। तो इसके जो उद्देश्य थे वो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखे हैं कि सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करना और फिर दूरस्थ भागों के साथ केंद्र का संयुक्त जुड़ाव बनाए रखना। सामंत है वो विशेष अवसरों पर ही केंद्र की सत्ता या राजा के पास में आया करते थे, लेकिन एकता प्रणाली में इक्तेदारों को नियमित रूप से दरबार में आना पड़ता था और दरबार के द्वारा दी गई संख्या के अनुसार उनको सैनिक वगैरह भी रखने पड़ते थे। बड़े जो इक्तेदार होते थे, या स्पष्ट कर दूं, जो एकता है इसका जो मुखिया है उसको इक्तादार कहा जाता था और जो बड़ा जो मुखिया एकता है उसका जो इक्तादार है वो प्रांतीय गवर्नर की तरह होते थे, यानी वो उनको कुछ स्वायत्तता मिलती थी, वो अपनी मर्जी से भी कुछ फैसले ले सकते थे। लेकिन जो छोटे इक्तेदार हुआ करते थे उनको केवल सैनिक सेवा देने के लिए वो एकता मिला हुआ होता था, वो अन्य काम नहीं करते थे। यहाँ अन्य कामों का मतलब है राजस्व संबंधी काम करना, न्याय संबंधी काम करना। तो छोटे इक्तेदारों के पास में सीमित अधिकार हुआ करते थे, जबकि बड़े इक्तेदारों के पास में बड़े ज़्यादा अधिकार हुआ करते थे। तो इस प्रकार से उसने एकता प्रणाली लागू की। तो इस एकता प्रणाली के कारण दिल्ली सल्तनत है वो सुदृढ़ीकरण हुआ और अपने विश्वस्त लोगों को भी बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति दी गई, जिससे एक विशिष्ट वर्ग है उसका सहयोगी बन गया। इसके अलावा इल्तुतमिश का जो दूसरा मौलिक योगदान है वो उसकी मुद्रा योजना के लिए है। मुद्रा योजना में उसने अरबी प्रणाली यानी अरबों की जो मुद्रा प्रणाली थी उस सिस्टम को अपनाया और उस पद्धति को लागू किया गया। उसने 2 नए सिक्के जारी किए। सल्तनत काल में पहली बार किसी शासक ने सिक्के जारी किए जिसका वजन और नाम भी नया था। उसने एक जीतल सिक्का निकाला और दूसरा था टंका। जीतल है वो तांबे का हुआ करता था और चांदी का जो सिक्का था उसको टंका कहा जाता था। ये टंका है वो आज भी टका के रूप में बांग्लादेश की जो राज्य की मुद्रा है उसके रूप में आज भी प्रचलित है। तो ये जो
दो मुद्राएं हैं, ये इल्तुतमिश का मौलिक योगदान कहा जा सकता है। इस पर जो सिक्के बने हैं, इस पर इल्तुतमिश ने अपना नाम लिखवाया और वो अरबी भाषा में नाम हुआ करता था, और साथ ही सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी शुरू की। टकसाल क्या होती है? टकसाल वो कारखाने का नाम है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, यानी जिस सिक्कों को ढाला जाता है। सिक्के बनाने को सिक्के ढालना कहा जाता है। तो उस टकसाल का भी नाम लिखा गया कि ये टकसाल कहाँ से सिक्का बना हुआ है। तो ये इल्तुतमिश की मुद्रा प्रणाली में मौलिक बदलाव हैं, और ये जो जीतल और टंका है, ये पूरे मध्यकाल के दौरान आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहे हैं। मुद्रा का मुख्य माध्यम है वो जीतल और टंका ही बाद के सालों में भी रहे हैं। उसने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर लाहौर के स्थान पर दिल्ली को बना दिया। इससे भी उसको अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने में मदद मिली। साथ ही उसने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र की चयन की परंपरा को तोड़ दिया। वैसे इस्लाम में ज्येष्ठ पुत्र की भी परंपरा नहीं है, लेकिन भारत में गैर जो इस्लामिक राज्य थे उनमें यह परंपरा थी कि ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन इल्तुतमिश ने परंपरा को तोड़ दिया और उसने एक बार तो अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन बाद में उसने अपने दूसरे पुत्रों को उत्तराधिकारी घोषित किया। इल्तुतमिश के संरक्षण में ही मिन्हास उस सिराज, ये एक विद्वान व्यक्ति था और वो उस समय इसके संरक्षण में था, और उसने एक पुस्तक लिखी तबकाते नाशिरी। ये इसके बारे में चर्चा अपन पहले से कर चुके हैं जब अपन ने सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़े थे। इसके अलावा उसने जुनैदी को प्रधानमंत्री बनाया। उसने कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, उसकी 2-3 मंजिलों का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया। उसने शमशी मदरसे का भी निर्माण करवाया, और इस प्रकार से उसे तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और एक इतिहासकार हुए आर.पी. त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि उसने राज्य को सुरक्षा दी, वैधता दी और वंशानुगत अधिकार को मान्यता दी। इस प्रकार से इल्तुतमिश है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दें कि मृत्यु कब और कैसे हुई। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी में एक आक्रमण किया बनिहाल के शासक के विरुद्ध में, और वहाँ जब वो आक्रमण के लिए एक फौज के साथ में गया था तो रास्ते में वो बीमार पड़ गया, और वहाँ पर 1236 ईस्वी में अप्रैल में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी मृत्यु होने के बाद में सल्तनत फिर से हिलडुल गई, लेकिन इल्तुतमिश ने एक बार इस पूरी सल्तनत को एक स्थायित्व प्रदान किया, उसे सुरक्षा प्रदान की, उसे मजबूती प्रदान की और एक आधार प्रदान किया जिसके बाद में उसके उत्तराधिकारी उसको आगे बढ़ा सकते थे। उसने न केवल गजनी से संबंध तोड़ करके दिल्ली को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया, बल्कि उसने अपने सरदारों को भी ये चहलगानी के माध्यम से जोड़ा और फिर इक्ता के माध्यम से उनको वापस संतुष्ट किया। तो जिस भी योग्य शासक ने तुर्कान ए चहलगानी को अपने वश में रखा, वो आगे अपने शासन में समर्थ भी हुआ, सक्षम हुआ, सफल हुआ। लेकिन तुर्कान ए चहलगानी के सरदार जब अधिक शक्तिशाली थे और शासक जब कमज़ोर हुए, तो सरदारों ने शासकों पर या सुल्तानों पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। इल्तुतमिश के बाद के जो शासक आए उनके घटनाक्रम से हम पूरा समझेंगे कि इस इल्तुतमिश की दो जो मौलिक चीज़ें थी, चहलगानी और इक्ता, इसका क्या स्वरूप रहा और किस प्रकार से आगे बढ़े। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में हम इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों और उसके जो सरदारी समूह था, गुट था तुर्कान चहलगानी, उसकी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे।